स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटीजी इनसाइट्स। आज हम CS 403 का लेक्चर नंबर 6 से लेकर लेक्चर नंबर 10 के तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपने लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 5 की वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा और आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए होंगे। स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। 5 लेक्चर की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप कम वक्त में अच्छी तैयारी कर सकें। स्टूडेंट्स, आपका मिड टर्म का सिलेबस थ्योरेटिकल है, इस वजह से मैंने 5 लेक्चर की सीरीज़ बनाई है। इंशाल्लाह फाइनल टर्म के सिलेबस को मैं एक एक वीडियो के साथ कवर करूंगी। तो आइए चलते हैं हम अपने लेक्चर नंबर 6 की तरफ। लेक्चर नंबर 6 का टॉपिक डिटेल्ड डेटा फ्लो डायग्राम है। स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 5 में हमने देखा था डेटा फ्लो डायग्राम। यहाँ पर डिटेल्ड डेटा फ्लो डायग्राम, आसान अल्फाज में स्टूडेंट, ये हमारे पास सिंपल डेटा फ्लो डायग्राम का जूम इन फंक्शन है। डिटेल्ड डेटा फ्लो डायग्राम का इस्तेमाल जीरो लेवल डायग्राम में दिखाए गए प्रोसेस को मजीद वजाहत देने के लिए किया जाता है। यानी हम इसकी इंटरनल फंक्शनैलिटी को जाहिर करने के लिए डिटेल्ड DFD का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह स्टूडेंट आपकी बुक का नाम लिखा होता है, जिस पर आपका पूरा इंडेक्स लिखा होता है कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स बयान किए गए हैं। इसके बाद स्टूडेंट उनको तफसील से बयान किया जाता है, जैसे कि आप लेक्चर नंबर 6 में देख सकते हैं। ये जो ओवरव्यू है ये डेटा फ्लो डायग्राम है, और जो बाद में डिटेल्ड में हमें कॉन्सेप्ट समझाया जाता है वो हमारे पास डिटेल्ड डेटा फ्लो डायग्राम है। तो इस एग्जाम्पल से आई होप सो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट, इसका मकसद क्या था? ये डायग्राम इन तमाम प्रोसेसेस की मुसलसल तफसील के तौर पर काम करती है, जिनकी मुकम्मल तफसील जीरो लेवल डायग्राम नहीं दे सकती थी। ये बुनियादी तौर पर इन अमल के लिए बनाई जाती है जिनकी तफसील दिखाने की ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट, ज़रूरी नहीं है कि हमारी डेटाबेस में हर प्रोसेस की तफसील दिखाई जाए। ये सिर्फ उन प्रोसेसेस के लिए इस्तेमाल होती है जिनकी तफसील देना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्टूडेंट, हम देखते हैं कि तफसीली DFD में इस्तेमाल होने वाली सैम्पल्स और रूल्स DFD की दूसरी इकसाम की तरह ही रहते हैं। मतलब स्टूडेंट, इसके सैम्पल्स और इसके जो रूल्स हैं वो सेम ही रहेंगे। इसके बाद स्टूडेंट, इसकी अगर हम टाइप्स देखें तो सबसे पहले ऑप्शनल नेचर। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास ऑप्शनल है। हो सकता है कि अगर कस्टमर्स के लिए एक बहुत तफसीली DFD बनाने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि जो हमारी लेवल 0 डायग्राम है वो ही बहुत अच्छे तरीके से हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको लिखा आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि ये हमारे पास ऑप्शनल भी हो सकता है। सेकंड जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें आता है नंबरिंग। तो स्टूडेंट, अब नंबरिंग का क्या फ़ायदा है? अगर आप ने कभी गौर किया हो, जब आप MS वर्ड पर कोई भी बुक पढ़ रहे होते हैं या फिर अपनी कोई असाइनमेंट बना रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप सबसे पहली जो हमारी हेडिंग होती है उसे हेडिंग नंबर 1 नाम देते हैं, या फिर उसे आप 1.0 कहते हैं। फिर स्टूडेंट, उसकी सब हेडिंग को आप 1.2 कहते हैं। उसके बाद 1.3 अप टू सो ऑन, जितनी भी हेडिंग्स हो। तो स्टूडेंट, अगर हमने 1.2 को भी फर्दर डिवाइड करना हो तो हम 1.2.1 कह देते हैं। तो स्टूडेंट, डिटेल्ड DFD में भी बिल्कुल इस तरह किया जाता है। ये करने का मकसद ये होता है कि हमारा यूज़र कंफ्यूज ना हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, तो फर्स्ट इन्होंने ये रखा, अगर इसे हम सब डिवाइड कर रहे हैं तो अगेन इसकी नंबरिंग स्टार्ट कर दी। इससे हमारा डेटा फ्लो डायग्राम बहुत आसानी से समझी जा सकती है। स्टूडेंट, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम इन्हें सब प्रोसेसेस कहते हैं। वो सिर्फ इसलिए कहते हैं कि इसके अमल के लिहाज से, जिसकी वजह से डिटेल्ड जो हमारे डिटेल्स हैं वो हम बयान कर रहे होते हैं। इसके अलावा वो तमाम अमल एक तरह के ही होते हैं जो इनपुट डेटा को आउटपुट में तब्दील करते हैं। तो स्टूडेंट, ये पॉइंट हमेशा आपने याद रखना है कि हम प्रोसेसेस को सब प्रोसेसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि हम उनकी सब प्रोसेसेस की रेफरेंस की वजह से कहते हैं। मैं आपको आसान अल्फाज में समझाती हूँ स्टूडेंट। अब हमने इसे 1.21 क्यों कहा? हमने इसे 1.21 की रेफरेंस से कहा। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम 1.3 का सब प्रोसेस कर रहे हैं तो हम उसे 1.3.1 कह देंगे। तो स्टूडेंट, ये सिर्फ रेफरेंसिंग के लिए हम नंबरिंग इस्तेमाल करते हैं। ये MCQs भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो DFD होता है उसके प्रोसेस की ज़्यादा से ज़्यादा जो
तादाद है वो मुख्तसर होनी चाहिए। तो स्टूडेंट मैक्सिमम कितनी तादाद हो सकती है? 9 से 7 के दरमियान। इससे ज़्यादा स्टूडेंट हमारे लिए तादाद बढ़ाना हमारी डेटा फ्लो डायग्राम को बहुत मुश्किल बना सकता है। तो स्टूडेंट तमाम प्रोसेसेस, सब प्रोसेसेस, डेटा स्टोर्स, एंटिटीज, डेटा फ्लोज को मुनासिब नाम दिए जाएं ताकि हमारी जो DFD है उसको समझने में आसानी हो। तो मतलब स्टूडेंट अगर हम हर एंटिटी को, हर प्रोसेस को, हर सब प्रोसेस को एक स्पेसिफिक नेम दे देते हैं तो हमें अपनी डेटा फ्लो डायग्राम को समझने में आसानी होती है। जिस तरह स्टूडेंट आपकी क्लास में हर स्टूडेंट का एक यूनिक नेम होता है, हर स्टूडेंट का एक रोल नंबर होता है, तो उससे क्या होता है, आपको बहुत आसानी हो जाती है उसे आइडेंटिफाई करने में या फिर उसे कॉल करने में। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डेटा डिक्शनरी। तो डेटा डिक्शनरी डेटाबेस में मौजूद वो डेटाबेस सिस्टम है जिसमें तमाम डेटाबेस के बारे में डेटा मौजूद होता है। आसान अल्फाज में स्टूडेंट मेटा डेटा, यानी कि डेटाबेस के बारे में जो डेटा होता है। जैसे स्टूडेंट आपने देखा हो तो आपकी बुक के स्टार्ट में इंडेक्स दिया होता है, तो उस इंडेक्स पे क्या होता है कि आपके इस पेज पर ये वाला टॉपिक है और फलां पेज पर आपका ये वाला चैप्टर है। तो स्टूडेंट वो आपकी बुक के बारे में डेटा होता है, इसे हम डेटा डिक्शनरी कहते हैं। तो स्टूडेंट अब इसकी कितनी टाइप्स हैं? तो ये आपके MC लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेटा डिक्शनरी इसकी 3 टाइप हैं। सबसे पहले हमारे पास इंटीग्रेटेड डेटा डिक्शनरीज। बेसिकली स्टूडेंट अगर हम इसकी एग्जिस्टेंस के हिसाब से देखें तो डेटाबेस की एग्जिस्टेंस के रिस्पेक्ट से हमारी 2 डिक्शनरीज होती हैं। तो इंटीग्रेटेड डिक्शनरी में बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट, ये वो किस्म है जिसमें डेटाबेस सिस्टम में मौजूद तमाम डिटेल्स एम्बेडेड होती हैं और इसे DBMS अपनी ज़रूरत के लिए बनाता है। स्टूडेंट ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है क्योंकि ये खुद DBMS के ज़रिए बनाई गई होती है और डेटा तक रसाई करने के लिए ये बहुत टेक्निकल यूज़ है। स्टूडेंट जिस तरह आपका जो बुक का टेबल ऑफ इंडेक्स है वो आपकी बुक के डेटा से ही बनाया जाता है, तो वो बहुत इफेक्टिव है। अगर यही टेबल ऑफ इंडेक्स अगर हम मैन्युअली लिखेंगे तो क्या होता है, हमसे मिस्टेक्स हो सकती हैं। इस वजह से स्टूडेंट आपने हमेशा याद रखना है कि इंटीग्रेटेड डेटा डिक्शनरी बहुत एफिशिएंट होती है। तो स्टूडेंट डेटा 3 लेवल आर्किटेक्चर, इसके अलावा हमारे पास मैपिंग और डेटाबेस स्कीमा। तो स्टूडेंट ये तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये भी इस वजह से हमारे पास पहुंचे क्योंकि ये इंटीग्रेटेड डेटा डिक्शनरी का एक हिस्सा थे और ये डिक्शनरी सिस्टम ने खुद जनरेट की है। इस वजह से ये तमाम कॉन्सेप्ट हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। नंबर 2 पर है फ्री स्टैंडिंग। तो स्टूडेंट फ्री स्टैंडिंग ये वो किस्म है जो किसी केस टूल के लिए बनाई जाती है। मसलन स्टूडेंट केस का मतलब क्या है, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल के ज़रिए बनाई जाती है और फिर इसे हम डेटाबेस के साथ मुंसलिक कर देते हैं। तो स्टूडेंट ये बात आपने हमेशा याद रखनी है और ये MCQ हिसाब से पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी डेटा डिक्शनरी है जो केस टूल से बनाई जाती है, और आपसे ये एब्रीविएशन भी पूछी जा सकती है कि केस की एब्रीविएशन क्या है, तो वो है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो स्टूडेंट बेसिकली इसे बनाने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हम टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट कर लेते हैं MS वर्ड से ताकि हमें ट्रैक करने में आसानी रहे किसी भी बुक को। तो इसी तरह हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर से अपनी फ्री स्टैंडिंग डिक्शनरी को जनरेट कर सकते हैं। नंबर 3 पर है क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट ये टॉपिक आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, आपके MCQs के लिहाज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट ये भी एक टूल है जो डेटा डिक्शनरी में दस्तयाब होता है और डेटाबेस की एंटिटीज़ और इसकी एसोसिएशंस को तलाश करने में हमारी मदद करता है। बेसिकली स्टूडेंट CRM को डेटाबेस के डिज़ाइनिंग स्टेज में तैयार किया जाता है, ख़ास तौर पर जब यूज़र्स के लिए रिपोर्ट्स के व्यूज़ तैयार करने हों और जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनकी निशानदही करनी हो। तो स्टूडेंट ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि ये जो हमारे पास CRM टेबल होता है ये कौन से फेज़ में हम डिज़ाइन करते हैं, ये हम डिज़ाइनिंग फेज़ में यूज़ करते हैं। और स्टूडेंट ये आपका MCQs हो सकता है कि अ शेप ऑफ 2 डायमेंशन एरे। तो क्रॉस रेफरेंस में हम 2 डायमेंशन एरे की शेप ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट इसका हमारे पास इसे हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, तो स्टूडेंट इसे हम एक्स एक्सिस जिसे हम एक्सेसिबल कंपोनेंट्स कहते हैं, जिसे हम रिपोर्ट्स भी कह सकते हैं, और इसके बाद स्टूडेंट ट्रांजिशंस और डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने हमेशा याद रखना है कि वाई वाले जो कॉलम्स होते हैं
इसके जो y वाले कॉलम हैं वो एक्सेसिबल कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हम रिपोर्ट कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसे मैंने स्पेसिफाई करने के लिए आपको एक छोटा सा टेबल भी ड्रॉ करके दिया है जिसमें ये जो ब्लू में है ये कॉलम है और इन्हें हम रिपोर्ट्स कहेंगे। इसके बाद स्टूडेंट ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस है जो कि रोज हैं, ठीक है, इन्हें हम एट्रीब्यूट्स कहेंगे। तो स्टूडेंट जहां भी डेटा आइटम किसी भी खास ऑब्जेक्ट के जरिए एक्सेस होना चाहता हो वहां पर हम टिक लगा देंगे। कैसे स्टूडेंट, अब मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले हमारे पास है स्टूडेंट कार्ड, ये हमारा, और क्लास लिस्ट और रिजल्ट। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या है, ये हमारी रिपोर्ट्स हैं। और स्टूडेंट ये रोज में जो है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और मार्क्स, ये हमारा क्या है, ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो स्टूडेंट हम इसके रिस्पेक्टिव सेल को टिक करेंगे। कैसे स्टूडेंट, जैसे ही स्टूडेंट आईडी की बात होती है तो स्टूडेंट कार्ड में भी हमें इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है, और क्लास लिस्ट में भी हमें क्लास लिस्ट की हमें ज़रूरत नहीं होती और रिजल्ट कार्ड में भी हमें स्टूडेंट आईडी की ज़रूरत होती है। तो हम स्टूडेंट क्या करेंगे, इस पर हम टिक कर देंगे क्योंकि ये इसके रिस्पेक्ट से हमें ज़रूरत होती है और इसकी एक एसोसिएशन बनती है। इसके बाद स्टूडेंट मार्क्स, तो मार्क्स के हम कहाँ पर ऐड करते हैं, स्टूडेंट कार्ड के अंदर? नो, हम कहाँ पर ऐड करते हैं, रिजल्ट कार्ड के अंदर। तो स्टूडेंट इसी तरह हमने जो भी एंटिटी होगी, जो भी हमारा एट्रीब्यूट होगा, उसके पर्सपेक्टिव में जो उसकी रिपोर्ट है उसके सेल को हमने टिक कर देना होता है। इसके बाद स्टूडेंट ये आपको बहुत टफ किस्म का कॉन्सेप्ट दिया गया है, इसे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये जो मैंने आपको आसान अल्फाज में कॉन्सेप्ट बताया है यही आपके लिए काफ़ी है। इसके बाद स्टूडेंट रोज इन अ मैट्रिक्स कंटेन डिफरेंट एट्रीब्यूट्स एंड कॉलम कंटेन डिफरेंट रिपोर्ट्स। जो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि रोज हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं और कॉलम हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, और इसी तरह हम उनके पर्सपेक्टिव सेल में उनको टिक कर देते हैं। तो स्टूडेंट इन दोनों को किसी एक ही ग्रुप में इकट्ठा करने का मकसद क्या है कि जो हमारी सेम एंटिटी टाइप होती है उसको हम एक ग्रुप की फॉर्म में लिख दें, बट स्टिल दे आर कैंडिडेट फॉर कंबाइनिंग इनटू वन। तो स्टूडेंट इनको हम किसी एक में कंबाइन भी कर सकते हैं। जैसे रिजल्ट कार्ड है तो स्टूडेंट रिजल्ट कार्ड और मार्क्स हम इसे एक में ही कंबाइन कर देते हैं जब हम रिजल्ट कार्ड की रिपोर्ट बनाते हैं। स्टूडेंट यहाँ आपको एनालिसिस फेज के बारे में कॉन्सेप्ट दिया गया था। स्टूडेंट इसके अंदर हमें बताया गया है कि जो हम डीएफटी बनाते हैं वो हमारी प्रीलिमिनरी स्टडी है और ये एनालिसिस फेज में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। इसमें हम करते क्या है कि हम इनपुट के लिए जो डिज़ाइंस होते हैं इनपुट्स को डीएफडी में इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि हमारे यूजर्स की ज़रूरियात का एनालिसिस कर सकें और इनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक प्रोसेस को मैनेज कर सकें, एक प्रोसेस को इस्टेब्लिश कर सकें। इसके बाद स्टूडेंट डेटा की जो हमारे पास आइडेंटिटी होती है, यहाँ पर आपको स्टूडेंट ये गिवन है, ये एमसीक्यूज भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो इनिशियल डिज़ाइन और ड्राफ्ट फॉर्म ऑफ डिज़ाइन इज द आउटपुट ऑफ द एनालिसिस फेज। जो हमारे पास इनिशियल डिज़ाइन होता है या उसका ड्राफ्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है, आउटपुट होती है एनालिसिस फेज की, और जो हम इनपुट करते हैं डिज़ाइन फेज को। तो ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट डिज़ाइन फेज में हम क्या करते हैं, किसी भी डिज़ाइन को फाइनलाइज कर देते हैं। द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी मेंशन्ड अबव आर नॉट इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट ये जो सारी सीक्वेंस है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इन्हें परफॉर्म करते हैं ताकि हमारे जो तमाम डेटाबेस का जो फ्लो है वो बहुत स्मूथ रहे और हमारी जो डेटाबेस है वो करेक्ट बने। स्टूडेंट ये आपके रूल्स ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हें फॉलो करें, लेकिन अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आपकी एक बहुत अच्छी डेटाबेस तैयार हो सकती है। इसके बाद स्टूडेंट डेटाबेस डिज़ाइन फेज। तो डेटाबेस डिज़ाइन फेज में होता क्या है स्टूडेंट, ये टर्म्स डेटाबेस मॉडल, स्टूडेंट्स ये डेटाबेस की लॉजिकल स्ट्रक्चर के लिए एक दूसरे के अल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं। ये डेटा के स्ट्रक्चर और डेटा के दरमियान रिलेशनशिप्स को स्टोर करती हैं और यूजर्स की ज़रूरत को पूरा करने के लिए रिक्वायर होती हैं। डेटाबेस डिज़ाइन को बेसिकली हम डेटाबेस स्कीमा में महफूज करते हैं जो आगे डिक्शनरी में महफूज होता है। तो स्टूडेंट मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि जो हमारे पास स्कीमा होता है तो स्टूडेंट इसे हम क्लासेस भी कहते हैं, इसे हम मेटा डेटा भी कहते हैं, या फिर इसे हम डेटा डिक्शनरीज भी कहते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट कोई भी जो चीज़ है वो एक स्कीमा के अंदर स्टोर होती है, उसके बाद वो कहाँ पर जाती है, वो डेटा डिक्शनरी के अंदर जाकर स्टोर हो जाती है। तो स्टूडेंट ये भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि डेटाबेस डिज़ाइन कहाँ पर स्टोर होता है। डेटाबेस डिज़ाइन डेटाबेस स्कीमा में स्टोर होता है और देन वो कहाँ पर जाता है, डेटाबेस डिक्शनरी में जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है डेटाबेस मॉडलिंग। तो स्टूडेंट डेटाबेस मॉडलिंग में क्या होता है, डेटाबेस की लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाने के प्रोसेस को डेटाबेस मॉडलिंग कहते हैं। यानी कि जब हम लॉजिकल
स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी भी डेटाबेस का, उसे हम क्या कहते हैं, डेटाबेस मॉडलिंग। तो स्टूडेंट ये एमसीक्यूज भी आपसे पूछा जा सकता है कि लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड डेटा मॉडलिंग। बार बार रिपीट करने का मकसद ये है कि आप जितनी बार सुनते हैं आपका दिमाग उसे उतना ही लॉन्ग टर्म में स्टोर कर लेता है। तो स्टूडेंट ये बहुत अहम है क्योंकि ये डेटाबेस सिस्टम को चलाने के लिए एक बेस फ्राहम करता है। अगर डिज़ाइन ही दुरुस्त नहीं होगा तो सिस्टम गलत नतीजे दे सकता है, इसलिए हमें लॉजिक पर बहुत काम करना होता है। तो स्टूडेंट ये भी आपने हमेशा याद रखना है कि जो डिज़ाइन फेज़ है वो बहुत ज़रूरी है, और अगर डिज़ाइन ठीक है तो ही हमारी इम्प्लीमेंटेशन करेक्ट हो सकती है। आमतौर पर स्टूडेंट डिज़ाइंस को ग्राफिकली तौर पर पेश किया जाता है ताकि डिज़ाइन को समझने में आसानी हो। तो ये आपने हमेशा याद रखना है। वैसे भी स्टूडेंट ये तो एक हमारे पास जनरल सी बात है कि कोई भी जो डिज़ाइन होता है उसे हम पहले ग्राफिकली ही रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है डेटा मॉडल। तो स्टूडेंट डेटा मॉडल डेटाबेस बनाने और डिज़ाइन तैयार करने के लिए इस्तेमाल होने वाले कॉन्स्ट्रक्ट्स का नाम है। किस तरह स्टूडेंट, जो भी हम कोई भी एक मॉडल का मतलब ही क्या होता है, नमूना। तो स्टूडेंट ऐसी कॉन्स्ट्रेंट्स जो डेटाबेस मॉडल बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं उसे हम डेटा मॉडल कहते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे कि स्टूडेंट अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक मॉडल है, हमें उनके बताए हुए तरीक़ों पर अमल करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट डेटाबेस का जो मॉडल है वो बेसिकली एक कंस्ट्रेंट्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली हमें डिज़ाइन को तैयार करना होता है। सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ये बताता है कि डेटा को स्टोर करने के लिए कौन से स्ट्रक्चर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। देन आता है मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो स्टूडेंट किसी खास मॉडल को इस्तेमाल करने के लिए एक स्पेसिफिक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो स्टूडेंट जो भी हम किसी भी मॉडल को इम्प्लीमेंट करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं तो उसे हम किसी लैंग्वेज में करते हैं, और जिस लैंग्वेज में करते हैं उसे हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कहते हैं। इसके बाद है स्टूडेंट इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। स्टूडेंट ये वो रूल्स हैं जो डेटाबेस में डेटा की करेक्टनेस को यकीनी बनाते हैं और डेटाबेस को काबिल इस्तेमाल हालत में बरकरार रखते हैं। तो स्टूडेंट आपने हमेशा याद रखना है कि इंटेग्रिटी का वैसे वर्ड से ही जाहिर है कि ये हमें इंटीग्रेशन मुहैया करते हैं। इसकी वजह से जो हमारी डेटा की करेक्टनेस है डेटाबेस में वो मेंटेन रहती है, और यही जो कंस्ट्रेंट्स हैं इंटेग्रिटी की, इसी वजह से हम डेटाबेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट सिग्निफिकेंस ऑफ डेटा मॉडल। कोई भी डीबीएमएस किसी डेटा मॉडल के बगैर मौजूद हो ही नहीं सकता। तो स्टूडेंट जैसे जब भी हमें कुछ बनाना होता है तो सबसे पहले तो हम उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस देखते हैं। तो डेटाबेस सिस्टम किस तरह बन सकता है जब हम उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को ही ना देखें। तो ये एमसीक्यूज भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद स्टूडेंट इसके साथ साथ इस्तेमाल होने वाले जो हमारे पास डेटा मॉडल होते हैं वो डीबीएमएस को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं ताकि मालूम हो सके कि कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सी मैनिपुलेशन लैंग्वेज और इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट मुहैया की जा रही हैं। इसी वजह से कोई भी डीबीएमएस लिया जाए तो इसके साथ वाज़ेह तौर पर बताया जाता है कि वो कौन सा डेटा मॉडल इस्तेमाल करता है। तो स्टूडेंट ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखें तो जैसे ही कोई भी अगर हम डेटाबेस बनाते हैं तो हम ये स्पेसिफाई ज़रूर करते हैं कि ये जो डेटाबेस है कौन से लैंग्वेज में, किस स्ट्रक्चर में और कौन सी कंस्ट्रेंट्स में डिवेल्प हुआ है। इसके बाद स्टूडेंट टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स। तो डेटा मॉडल्स की कितनी टाइप्स हैं? डेटा मॉडल्स की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें नंबर 1 पर है ER डेटा मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल्स। तो स्टूडेंट इसके बाद अगर हम देखें सेकंड टाइप ऑफ डेटा मॉडल अवेलेबल टू यूज एंड हैज़ 3 बेसिक टाइप। तो सेकंड टाइप हमारे पास क्या बनती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। तो स्टूडेंट ये कितनी इसकी टाइप्स होती हैं? आपसे एमसीक्यूज पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल की कितनी टाइप्स हैं। तो इसकी 3 टाइप्स हैं, हायरार्किकल डेटा मॉडल, नेटवर्क डेटा मॉडल एंड रिलेशनल डेटा मॉडल। स्टूडेंट इसे तफसील से हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको सिमेंटिक डेटा मॉडल के बारे में बताया गया है। स्टूडेंट ये बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मुहैया करते हैं जिसे हम बेहतर कॉन्स्ट्रेंट्स और डेटा स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ज़रिए स्टूडेंट डेटाबेस का डिज़ाइन बहुत एक्सप्रेसिव हो जाता है और बेहतर बनाना आसान हो जाता है। आमतौर पर स्टूडेंट लॉजिकल और कंसेप्चुअल डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए हम सिमेंटिक्स डेटा मॉडल को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर ER डेटा मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडलिंग बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जिन्हें हम अगले लेक्चर्स में बहुत अच्छे तरीके से
पढ़ेंगे। इसके बाद है स्टूडेंट आप यहाँ पर यही कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस लॉजिकल और फिजिकल को आपको थोड़ा थोड़ा सा डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस क्या होता है। स्टूडेंट ये सिमेंटिक डेटा मॉडल को इस्तेमाल करते हुए इंप्लीमेंट किया जाता है, जैसे कि ईआर डायग्राम। तो ईआर डायग्राम हमारे पास एक कंसेप्चुअल है और ये एग्जाम्पल किसी है कंसेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन की। देन है हमारे पास लॉजिकल डेटाबेस। तो स्टूडेंट लॉजिकल डेटाबेस में क्या होता है, ये डेटा मॉडल का इस्तेमाल करते हुए हमें बताता है कि जिस पर हमारा डीबीएमएस मबनी होता है। कैसे स्टूडेंट, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट ये हर सिस्टम को चलाने के लिए इस्तेमाल करने के इंटेंशंस रखता है। तो स्टूडेंट कोई भी जो चीज़ होती है उसका जो लॉजिक होता है उसी पर इम्प्लीमेंट होती है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट जैसे आप मैथ का कोई भी क्वेश्चन निकालते हैं तो उसका आंसर किस पर डिपेंड करता है, उस लॉजिक पर जो आपने इस्तेमाल किया है। तो इसी तरह स्टूडेंट कोई भी जो डीबीएमएस होता है वो इसी तरह से रन करता है जिस तरह से उसे प्लान किया गया होता है, यानी कि अपनी लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के तौर पर। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। स्टूडेंट ये लॉजिकल डिज़ाइन को एक स्पेसिफिक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करने का अमल है। तो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने हमेशा याद रखें जहाँ पर भी फिजिकल का नाम आ जाए तो उसका मतलब है ये हमारा फाइनल स्टेज है। अगर स्टेप्स की बात हो रही हो तो ये हमारा लास्ट स्टेप है। और फिजिकल, तो स्टूडेंट जैसे ही हम फिजिकल का वर्ड सोचते हैं तो ऐसा जैसे हम सी एंड टच कर सकते हैं, तो हम सी एंड टच किससे कर सकते हैं, या फिर हमारी इंट्रैक्शन किसके साथ हो रही होती है, फिजिकल मतलब इंट्रैक्शन। तो इंट्रैक्शन हमारी डेटाबेस सॉफ्टवेयर की तरफ हो रही होती है। तो हम क्या करते हैं फिर फिजिकल डेटा डिज़ाइन में, हम सॉफ्टवेयर के थ्रू लॉजिकल फॉर्म पर जो भी डेटा होता है उसे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो ये एमसीक्यूज भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आपको सेपरेशन 3 डिज़ाइन लेवल वी गेट द बेनिफिट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट जब हम डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड करते हैं तो हम एब्स्ट्रैक्शन के बेनिफिट को अचीव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है कि जो काम की चीज़ें हैं उन्हें हम यूज़ करें और जो उसके इररेलेवेंट चीज़ें हैं उन्हें हम इग्नोर कर दें। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरी तरफ स्टूडेंट हम बेहतर डिज़ाइन टूल को इस्तेमाल करके लॉजिकल और कंसेप्चुअल डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर हम फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन में अगर तब्दीली की ज़रूरत हो तो स्टूडेंट होता है ना अक्सर कि हमें आगे जाकर मुस्तकबिल में तब्दीली की ज़रूरत पेश आ सकती है, तो हम लॉजिकल या फिर अपने कंसेप्चुअल लेवल को बगैर किसी भी तब्दीली के अपने नए मॉडल में दोबारा लागू कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमने लेक्चर नंबर 3 में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि अगर हम एक लेवल को चेंज करते हैं तो दूसरा इफेक्ट नहीं होता, इसे हमने लॉजिकल्स में पढ़ा था। तो अब लेक्चर नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ईआर डेटा मॉडल। स्टूडेंट ये सिमेंटिक डेटा मॉडल है जो कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट आपने हमेशा याद रखना है ईआर डायग्राम हमारे पास क्या है, सिमेंटिक डेटा मॉडल है। तो स्टूडेंट सिमेंटिक डेटा मॉडल्स अपने कंस्ट्रेंट्स के लिए बहुत फेमस हैं और ये हमें कंस्ट्रेंट्स या कॉन्स्ट्रक्ट्स को मुहैया करते हैं, जिसकी वजह से ईआर मॉडल डेटाबेस डिज़ाइन का बहुत एक्सप्रेसिव हो जाता है और इसे समझना भी बहुत आसान होता है। तो स्टूडेंट सिमेंटिक्स में बेसिकली हम डिटेल्स हासिल कर सकते हैं किसी भी ईआर डायग्राम की। और स्टूडेंट ये कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन किसी भी मखसूस डेटास के इम्प्लीमेंटेशन से आज़ाद होता है, यानी ईआर मॉडल में डिज़ाइन किए गए डेटाबेस को किसी भी डीबीएमएस में लागू किया जा सकता है। तो स्टूडेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसी भी डीएमएस में इसे लागू कर सकते हैं, क्योंकि इस पर कोई भी एज इट इज़ इम्प्लीमेंटेशन का कोई इशू नहीं होता। क्योंकि स्टूडेंट डीबीएमएस ईआर मॉडल पर मबनी नहीं होते, लिहाजा हम इस डिज़ाइन को लाजमी तौर पर डीबीएमएस के डेटा मॉडल में हमें उसे चेंज करना पड़ता है। तो स्टूडेंट आसान अल्फाज में जो हमारे डेटाबेस सिस्टम्स होते हैं वो ईआर डायग्राम में तो मुश्तमिल नहीं होते। कोई भी जो मॉडल है वो सिर्फ डायग्राम्स की बुनियाद पर तो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो ये लाजमी सी बात है कि जब हमें उसे यूज़ करना है तो सबसे पहले हम उसे डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर में जाकर उसे ट्रांसफॉर्म करेंगे एक कंसेप्चुअल फॉर्म में, फिर जाकर हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है। द conceptual database design expressed in ER model and can be implemented by database system। जो भी कंसेप्चुअल है वो ER में बनेगा और इसे हम आसानी से DBMS में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट है, नो DBMS बेस्ड ऑन ER डेटा मॉडल। तो कोई भी DBMS जो होता है ER डायग्राम के बेस पर नहीं होता, इस वजह से हमें हमेशा उसे कंसेप्चुअल में ही क्या करना पड़ता है, ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। स्टूडेंट्स अगर हम
बराह रास्त रैशनल रिकॉर्ड पर मबनी मॉडल्स में डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन क्यों हम करते क्यों नहीं हैं? क्योंकि ये हमें अनस्ट्रक्चर्ड एलिमेंट्स फ्राहम करता है, इसलिए हम डिज़ाइन को कम तफसीली बनाते हैं, ताकि इससे पहले जो हमने डिज़ाइन बनाए थे स्टूडेंट ER डेटा मॉडल्स, तो इसमें क्या होता था कि इसमें रेफरेंसेस के तौर पर हम काम कर सकते थे और इसे समझना बहुत आसान होता था। तो स्टूडेंट जो हमारे पास रैशनल होते हैं, तो आपने हमेशा याद रखना है कि कोई भी मॉडल जो टेबल्स एंड रो की फॉर्म में है वो हमारे पास रैशनल है। तो स्टूडेंट रैशनल हम क्यों इतने यूज़ नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास काफ़ी टफ हो जाता था इसे समझना, और ना ही ये इतने एक्सप्रेसिव होते थे। स्टूडेंट आसान अल्फाज में ER मॉडल एक ग्राफिकल डिक्शनरी है जो सिस्टम के हर हिस्से को आसान तस्वीर के ज़रिए बयान करती है। जिस स्टूडेंट अक्सर आपको किसी कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आ रही होती, तो उसकी जो तस्वीरों के ज़रिए अगर आपको समझाया जाए तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो ER डायग्राम भी हमारी डेटाबेस की कुछ तस्वीरें ही हैं, आप इसे आसानी से इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट इसकी हमारे पास कॉन्स्ट्रक्ट्स कितनी है? तो स्टूडेंट ER मॉडल में हमारे पास नंबर 1 पर आता है एंटिटी, नंबर 2 पर एट्रीब्यूट और नंबर 3 पर रिलेशनशिप। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास एंटिटीज़ क्या होती हैं। तो स्टूडेंट वो नाम जो इन्वायरमेंट में मौजूद उन तमाम एशिया को दिया जाता है जिनकी क्वालिटीज़ सिमिलर होती हैं। ये किसी भी जगह या वाक़या या तस्वुर भी हो सकता है। स्टूडेंट यहाँ पर मेरे पास ICS के कुछ नोट्स हैं, मैं वहाँ से आपको समझाना चाहूँगी। जैसे स्टूडेंट एनीथिंग दैट पार्टिसिपेट इन अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम में जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो हमारे पास एंटिटी है या फिर ऑब्जेक्ट है। वो कोई भी पर्सन, प्लेस, थिंग या इवेंट भी हो सकता है। तो स्टूडेंट जैसे कि आप देखें, पर्सन में क्या आएगा? टीचर, प्लेयर, इस तरह प्लेस में कंट्री, इस तरह ऑब्जेक्ट्स में व्हीकल आ सकता है, और इवेंट्स में रजिस्ट्रेशन, सेल, परचेजेस। इस तरह स्टूडेंट ये MCQs भी आपसे पूछा जाता है कि रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल इन डेटा मॉडल्स, तो इसे हम किससे डिनोट करते हैं? एंटिटी को रेक्टेंगल से। स्टूडेंट ये MCQs आपके क्विज में बहुत पूछा गया है और आपके मिड टर्म्स में भी बहुत पूछा जाता है, और आपके जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं उसमें तो ये दी मोस्ट फेवरेट MCQs है। तो आपने हमेशा याद रखना है एंटिटी को हम किस सैम्बल से शो करते हैं? इसे हम इसे हम रेक्टेंगल के सैम्बल से शो करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट एट्रीब्यूट क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी एंटिटी, किसी भी एंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स। एंटिटी में हैव मैनी एट्रीब्यूट्स। तो स्टूडेंट एक एंटिटी, जैसे कि अब हमारे पास टीचर है, तो टीचर की जितनी भी खसूसियात होंगी वो हम एट्रीब्यूट में देखते हैं, और एक एंटिटी की बहुत सारी खसूसियात हो सकती हैं, यानी कि टीचर के अंदर एक बहुत सारी क्वालिटीज़ हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है टीचर, तो टीचर के एट्रीब्यूट क्या होंगे? टीचर का नाम, टीचर का जेंडर, लास्ट डिग्री, उसके बाद अपॉइंटमेंट डेट, पे स्केल, टेलीफोन, ETC। और स्टूडेंट यहाँ पर ये भी आप याद रखें कि इसको रिप्रेजेंट कहाँ से किससे करते हैं? इसे हम ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी डेटा मॉडल में। इसके बाद स्टूडेंट नेम ऑफ एंटिटी इज रिटन इन द ओवल इनसाइड, तो ओवल के अंदर हम एंटिटी का नेम लिख देते हैं। जैसे कि ये तो इसकी रिप्रेजेंटेशन है, मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट। ये जो हमारे पास ओवल है, ये इसका हमारे पास सैम्बल है, और इसके अंदर जो लिखा है वो क्या है? वो इसकी एंटिटी का नेम है। तो एंटिटी क्या है? जैसे नेम एक एंटिटी है, क्योंकि ये नेम एक एट्रीब्यूट है। किसका एट्रीब्यूट है? टीचर का, तो इसे हमने ओवल के अंदर इनक्लोज कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट रिलेशनशिप क्या होता है? लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज। लॉजिकल कनेक्शन मुख्तलिफ एंटिटीज़ के दरमियान, वो हमारे पास रिलेशनशिप है। और इसके बाद रिलेशनशिप इंडिकेट हाउ एंटिटीज़ आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो रिलेशनशिप में हम देखते हैं कि जो हमारे पास एंटिटीज़ हैं एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करती हैं। जैसे स्टूडेंट यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज़ बुक एंड बुक स्टोर। तो एंटिटीज़ जो होती हैं वो कनेक्ट होती हैं डिफरेंट वेज में। अगर हम देखें, अ बुक स्टोर ऑर्डर बुक्स, तो यानी कि बुक स्टोर भी हमारे पास एक एंटिटी है और बुक्स भी हमारे पास एक एंटिटी है। ये दोनों रिलेट किससे की हैं? इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है हमारे पास? इनके दरमियान रिलेशनशिप है ऑर्डर का। इसके बाद है अ बुक स्टोर डिस्प्ले बुक्स, यानी कि बुक्स जो बुक स्टोर है उसमें बुक्स को डिस्प्ले किया गया है। इसके बाद बुक स्टोर में स्टॉक किया गया है, बुक स्टोर में सेल किया गया है बुक्स को, और रिटर्न किया गया है बुक्स को। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट, ये आपके हैंडआउट में भी दिए गए हैं। यहाँ पर थोड़े से इंटरेक्टिव वे में थे, इसलिए मैंने ये शामिल किए। ऑल रिलेशनशिप डिफाइन रेलिवेंट कनेक्शन बिटवीन टू एंटिटीज। जितने भी हमारे पास रिलेशनशिप होता है वो रेलिवेंट कनेक्शन को डिस्प्ले करते हैं। और ऑल रिलेशनशिप आर बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल मतलब कि स्टूडेंट ये भी हो सकता है कि बुक्स आर ऑर्डर्ड बाय बुक्स आर ऑर्डर्ड बाय
बुक स्टोर, बुक्स आर डिस्प्लेड बाय बुक स्टोर। तो इस तरह से भी हो सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर आपको वही ER मॉडल की डायग्राम वगैरह आपको समझाई गई हैं। स्टूडेंट ये भी आप हमेशा याद रखें कि जो रिलेशनशिप है उसे हम डायमंड सिंबल से शो करते हैं। तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इज अ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टूडेंट ये बात भी हमेशा याद रखें, रेक्टेंगल हम एंटिटीज के लिए यूज करते हैं, डायमंड आप रिलेशनशिप के लिए यूज करते हैं और ओवल हम एट्रीब्यूट्स के लिए यूज करते हैं। और ये 3 इंपॉर्टेंट MCQs हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके जो हैंडआउट में दिया गया है वो क्लास, एंटिटी, क्लास या इंस्टेंस। आपके हैंडआउट में एंटिटी, इंस्टेंस वर्ड यूज हुआ है। तो स्टूडेंट इंस्टेंस किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ एंटिटी ऑफ अ सेम टाइप इज कॉल्ड एंटिटी क्लास या एंटिटी इंस्टेंस। किसी भी एंटिटीज की सेम टाइप्स का ग्रुप हमारे पास इंस्टेंस कहलाता है और इसे हम एंटिटी टाइप भी कहते हैं। जिस तरह स्टूडेंट अब हमारे पास स्टूडेंट एक एंटिटी है, तो स्टूडेंट एंटिटी क्लास इज अ सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। यानी कि अगर हमने एक स्टूडेंट देखा है तो स्टूडेंट के साथ जो हम रिलेट कर सकते हैं सेट ऑफ स्टूडेंट्स, और 5 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट, ये तमाम की टाइप क्या है? तमाम इंसान हैं, तमाम किसी एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो इनकी टाइप भी सेम होगी। इसके बाद स्टूडेंट एंटिटी इंस्टेंट। तो ये क्या होता है? अ मेंबर इफ एन एंटिटी क्लास इज कॉल्ड एंटिटी इंस्टेंट। सॉरी स्टूडेंट, एंटिटी क्लास में बेसिकली हम ग्रुप पढ़ते हैं और जो इंस्टेंस होता है उस ग्रुप का कोई एक मेंबर पढ़ते हैं। जैसे स्टूडेंट यहाँ पर एग्जांपल है स्टूडेंट अब्दुल्ला ऑफ स्टूडेंट एंटिटी टाइप। तो स्टूडेंट अगर हम किसी एक को स्पेसिफाई कर देते हैं, अगर हम सेट ऑफ स्टूडेंट की बात कर रहे हैं वो तो हमारे पास एंटिटी क्लास थी, लेकिन अगर हम उस सेट ऑफ स्टूडेंट में से किसी एक स्टूडेंट को बयान कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि सेट ऑफ स्टूडेंट में से हमने एक स्टूडेंट का नाम निकाला, वो है अब्दुल्ला, तो ये हमारे पास एंटिटी इंस्टेंट हो जाता है। स्टूडेंट इसके बाद आपके हैंडआउट में नेक्स्ट हमें ये भी समझाया गया है। तो ये देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको एंटिटी टाइप का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। एंटिटी क्लास यानी कि जिसके अंदर तमाम जो एंटिटीज़ होंगी वो एक ही टाइप की होंगी। अगर हम स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट की एंटिटीज़ होंगी, अगर हम जैसे बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर इंजीनियरिंग की तमाम चीज़ें शामिल होंगी। स्टूडेंट ये वही पॉइंट्स है जो मैं आपको ऊपर क्लियर करके आ चुकी हूँ। इसके बाद एंटिटी इंस्टेंट भी हम बहुत डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं और इसके बाद एंटिटी सेट भी पढ़ चुके हैं जो ग्रुप होता है पर्टिकुलर एंटिटीज़ का। इसके बाद स्टूडेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एंटिटी। तो स्टूडेंट हम एंटिटीज़ को डिफरेंट क्लासेस में क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है वीक एंटिटी। स्टूडेंट वीक एंटिटी में हम देखते हैं कि एक एंटिटी, एक किस्म जिसके वाक़ये या किसी दूसरी एंटिटी के वाक़ये से मुंसलिक हो, बगैर आज़ादाना तौर पर मौजूद ना रह सकती हो। मतलब स्टूडेंट मैं आसान अल्फाज से आपको समझाती हूँ। अगर किसी मुलाजम की गाड़ी का रिकॉर्ड मुलाजम के बगैर मौजूद हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। स्टूडेंट अगर कोई मुलाजिम ही नहीं है फैक्ट्री में तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी गाड़ी का रिकॉर्ड वहाँ पर मौजूद हो? तो स्टूडेंट इससे हमें पता चला कि अगर मुलाजिम नहीं तो गाड़ी भी नहीं, तो गाड़ी हमारी क्या है? कार हमारे पास एक वीक एंटिटी है। स्टूडेंट ये आप का MCQs पूछा जा सकता है कि हम इसे डबल लाइन वाले मुस्ततिल से शो करते हैं, मतलब डबल लाइन रेक्टेंगल से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप। तो स्टूडेंट ये एंटिटी की ऐसी टाइप है जिसके अंदर कोई भी जो एंटिटी है वो इंडिपेंडेंट होती है। जैसे स्टूडेंट ये एक दूसरे से मुंसलिक नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें स्टूडेंट, जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा कि अगर मुलाजिम नहीं है तो गाड़ी भी नहीं होगी। तो स्टूडेंट ये हमारा वीक रिलेशन था, यानी कि गाड़ी का वीक रिलेशन था। लेकिन स्टूडेंट अगर हम मुलाजिम देखें, अगर गाड़ी नहीं है तो क्या मतलब मुलाजिम भी नहीं होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे हर मुलाजिम के पास गाड़ी हो। तो स्टूडेंट यहाँ से साबित हुआ कि जो हमारे पास मुलाजिम है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, क्योंकि वो गाड़ी के बगैर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, जबकि गाड़ी हमारे पास वीक एंटिटी है। तो स्टूडेंट ये आपने कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है। इसके बाद है नेमिंग एंटिटी टाइप। तो स्टूडेंट ये भी हमारे पास कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं होती, लेकिन इसे हम एज अ रूल्स नहीं है, एक किस्म की स्टूडेंट ये रस्म बन चुकी है और हम हमेशा
इसी तरीके से इन्हें इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट वही एग्जांपल्स जो मैंने आपको यहाँ पर पहले बताई हैं कि रेक्टेंगल हमारे पास एंटिटी के लिए यूज़ होता है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी के लिए हम सिंगल लाइन यूज़ करते हैं, डबल जो लाइन ट्रायंगल रेक्टेंगल है वो हम वीक एंटिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एट्रीब्यूट, तो एट्रीब्यूट में बहुत अच्छी तरीके से आपको ऊपर समझा चुकी हूँ। इसके बाद स्टूडेंट डोमेन क्या होती है, किसी भी एट्रीब्यूट की डोमेन किसे, यहाँ पर डोमेन की डेफिनेशन दी गई है, डोमेन इज अ फॉर्म ऑफ चेक आर कंस्ट्रेन ऑन एट्रीब्यूट दैट कैन नॉट हैव अ वैल्यू आउटसाइड द सेट। यानी कि डोमेन्स वो चेक है, वो कंस्ट्रेन है, वो पाबंदी है जिसमें हम देखते हैं कि एट्रीब्यूट इस स्पेसिफिक सेट के अलावा अपने अंदर कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और स्टूडेंट ये भी एमसीक्यूज है कि डोमेन इज अ सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज दैट एन एट्रीब्यूट कैन हैव। यानी कि डोमेन में वो तमाम वैल्यूज हम स्टडी करते हैं जो कोई भी एट्रीब्यूट रख सकता है। तो स्टूडेंट टू थिंग्स यानी कि नेम एंड डोमेन्स आर अ पार्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जो एट्रीब्यूट की डेफिनेशन का पार्ट है, वो क्या है, नेम और उसकी डोमेन। स्टूडेंट लीगल वैल्यूज मीन, डोमेन को हम लीगल वैल्यूज भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि द वैल्यू दैट एन एट्रीब्यूट कैन हैव इन एन इन्वायरमेंट और सिस्टम। तो स्टूडेंट आप यही समझे कि हमारे पास ये कुछ असूल हैं, ये कुछ पाबंदियां हैं जो हम किसी भी एट्रीब्यूट पर लगा सकते हैं, उसके अलावा उसके अंदर कोई भी एंटर नहीं कर सकता। जैसे स्टूडेंट अगर हम देखें कि हम एक क्लास बना देते हैं जिसके अंदर सिर्फ नंबर होंगे, तो स्टूडेंट उसके अंदर हम लेटर्स ऐड नहीं कर सकते, ABCD ऐड नहीं कर सकते। इसके अलावा स्टूडेंट अगर हम ये कंस्ट्रेंट बना सकते हैं कि इसके अंदर हमारे सिर्फ अपर लिमिट्स इंक्लूड्स होंगी, तो वो सिर्फ अपर होंगी। अगर हम लोअर का कंस्ट्रेंट डोमेन बना देते हैं तो उस पर ये कंस्ट्रेंट अप्लाई हो जाती है। स्टूडेंट डोमेन इज नॉर्मली डिफाइंड इन अ फॉर्म ऑफ डेटा टाइप एंड सम एडिशनल कंस्ट्रेंट्स लाइक रेंज ऑफ कंस्ट्रेंट। तो स्टूडेंट इसके अंदर डोमेन के अंदर हम रेंज को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि हमारी रेंज ये हो सकती है कि ये जो सेट होगा इसमें प्राइम नंबर्स होंगे 1 से 100 तक। तो स्टूडेंट हम 101 से मतलब 101 से जो आगे है नंबर वो इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास रेंज भी डिफाइंड है। डेटा टाइप इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ वैल्यू अलोंग द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन दोज वैल्यूज। तो स्टूडेंट डेटा टाइप में क्या होता है, वो तमाम वैल्यूज होती हैं जिस पर ऑपरेशंस अप्लाई हो सकते हैं। ये तो आपने CS 201 में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। इसके बाद स्टूडेंट डोमेन एसोसिएट सर्टेन पॉसिबल वैल्यूज, वही बात बार बार हो रही है कि उसके अंदर पॉसिबल वैल्यूज वही होंगी जिन पर हम कंस्ट्रेंट लगा देंगे और जिनकी रेंज हम डिफाइंड कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट यही हमारे पास ये जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया है कि ये जो सैम्बल है हमारे पास रिलेशनशिप के लिए यूज़ होता है, ये हमारे पास एंटिटी के लिए यूज़ होता है। तो ईच रिप्रेजेंट एज एन ओवल एंड लिंक्ड एज ET डायग्राम, यानी कि एंटिटी डायग्राम सैम्बल्स इसे हम कहते हैं। फिर है टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो स्टूडेंट कितनी टाइप्स होती हैं हमारे पास, 3 टाइप्स होती हैं, सिंपल और कंपोजिट, सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड और स्टोर्ड और ड्राइव्ड। स्टूडेंट जो हमारे पास सिंपल एट्रीब्यूट है वो ऐसी क्वालिटी है जो एक होल की तौर पर मौजूद होती है, यानी कि सिंगल होल, और इसे हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। इस तरह स्टूडेंट फादर नेम, तो इसे हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, नहीं। डेट ऑफ बर्थ, इसे भी हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसके बाद स्टूडेंट कंपोजिट क्या होता है, वो क्वालिटीज़ जो दीगर खसूसियात का मजमूआ। जैसे स्टूडेंट अब अगर हम देखें स्टूडेंट एड्रेस, जो हमारे पास हाउस नंबर, इसके अंदर हम हाउस नंबर भी लिख सकते हैं, सिटी नंबर भी लिख सकते हैं, स्ट्रीट नंबर भी लिख सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो एक या दो डिफरेंट तरह की एंटिटीज़ और इन सिंपल वर्ड्स एट्रीब्यूट पर मुश्तमिल हो, उन्हें हम कंपोजिट कहते हैं। जैसे हमारा एड्रेस, तो एड्रेस के अंदर स्ट्रीट नंबर भी आ सकता है, एरिया कोड भी आ सकता है, और जो कुछ भी आप ऐड करना चाहें। इसके बाद स्टूडेंट सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड। स्टूडेंट ऊपर हमने पढ़ा कि सिंगल होल जो हमारे पास होती हैं वो हमारे पास सिंपल होती हैं। तो स्टूडेंट मल्टी वैल्यू में क्या होगा, ऐसी एंटिटीज़ या सॉरी ऐसे एट्रीब्यूट्स जिसके अंदर दूसरी वैल्यूज़ भी शामिल हो। जैसे कि स्टूडेंट अब स्टूडेंट नेम तो एक ही था, लेकिन स्टूडेंट हॉबीज़ मल्टीपल हो सकती हैं, इसे हम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स कहते हैं। जहाँ पर भी हम स्टूडेंट हॉबीज़ या स्टूडेंट स्किल्स लिखते हैं तो हम वहाँ पर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट स्टोर्ड और ड्राइव्ड, तो ये क्या होता है, attributes are stored attributes that is their value are stored and accessed as a such as from the database। तो स्टूडेंट stored वो होते हैं जिसे हम as it is database से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो हमारे पास डेटाबेस में मौजूद होते हैं उन्हें हम एक्सेस करते हैं सब। जबकि स्टूडेंट हमारे पास डिराइव एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं, जिन्हें हम ड्राइव करते हैं, जिन्हें हम कंप्यूट करते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट यहाँ आपको मिसाल दी गई है कि
वी मे स्टोर द नेम, फादर नेम, एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय, बट एज कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ। यानी कि हम फादर नेम भी एज इट इज़ ऐड करेंगे, एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय भी एज इट इज़ ऐड करेंगे, लेकिन एज हम कहाँ से कंप्यूट करेंगे? हम स्टूडेंट की डेटाबेस से, सॉरी डेट ऑफ बर्थ से कंप्यूट कर सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर आपको सैम्पल्स भी दिए गए हैं कि सिंबल को हम एक ओवल के साथ शो करते हैं, कंपोजिट को हम 3 ओवल्स के साथ शो करते हैं, और जो 2 ओवल्स होते हैं वो लिंक करते हैं एक लाइन के थ्रू। मल्टी वैल्यूड यानी कि इसे हम डबल रिंग के साथ शो करते हैं, और ड्राइव्ड को हम डॉटेड ओवल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट ये आपके लेक्चर्स बहुत लेंथी हैं और यकीन करें बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। मैंने आपको एक एक पॉइंट इसीलिए क्लियर किया। इसके बाद स्टूडेंट ये आपको समरी बताई गई है जो कि मैंने आपको ऊपर बहुत अच्छे तरीके से कवर करवा दी है। एक बार फिर से बता देती हूँ, एन एंटिटी इंस्टेंस इज अ पर्टिकुलर आइटम और इंस्टेंस दैट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एंटिटी ऐप। तो एंटिटी इंस्टेंस होता है क्या होता है? जैसे स्टूडेंट मैंने आपको वहाँ पर ऊपर समझाया था कि अब कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट है या फिर क्लास है 9th क्लास, तो स्टूडेंट उसका जो एक होगा हमारे पास स्टूडेंट, जैसे अब्दुल्ला, तो वो हमारे क्या होगा? एंटिटी का इंस्टेंस होगा। और हमारे पास एंटिटी सेट क्या होता है? एंटिटी सेट वो पूरी क्लास है जिसके अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं। तो स्टूडेंट आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 में बेसिकली आपको कीज का कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो स्टूडेंट इसे भी मैं आपको इजी और बहुत इंटरेक्टिव में बनाए गए हैंडआउट से एक स्लाइड के साथ मैं आपको डिस्प्ले करवाती हूँ, जो कि आप बहुत आसानी से जिन्हें आप समझ सकते हैं। स्टूडेंट ये आईटी सीरीज़ की तरफ से तैयार की गई बहुत अच्छी पावर पॉइंट्स की स्लाइड्स हैं। यकीन करें स्टूडेंट, यहाँ पर जो भी पॉइंट्स लिखे गए हैं वो एज इट इज़ आपके एग्जाम में आते हैं, आपके प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम हैंड आउट की एक एक लाइन को रट्टा लगाएं। अगर हम बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो हमारा एमसीक्यूज और जो हमारी थ्योरेटिकल होता है बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाता है, और जो हमने थ्योरेटिकल पर अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड किया होता है उसी पर हमारा प्रैक्टिकल बहुत अच्छे तरीके से सोल्व हो सकता है। इसके बाद स्टूडेंट कीज़ क्या होता है, जो कि हमारे लेक्चर नंबर 8 का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है। तो की हमारे पास क्या है? एट्रीब्यूट आर अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई आ टपल। तो स्टूडेंट यहाँ पर टपल की जगह आप रो इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एट्रीब्यूट रिलेशन। तो एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट का सेट जिन्हें हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी रिलेशन में, उन्हें हम की कहते हैं। डिफाइंड इन रिलेशन टू एक्सेस द स्टोर्ड डेटा क्विकली एंड एफिशिएंटली। और इस्तेमाल किस लिए होती हैं? जो हमारे टेबल्स के अंदर, रिलेशंस के अंदर डेटा स्टोर होता है उन्हें बहुत क्विकली और एफिशिएंटली क्या करने के लिए? एक्सेस करने के लिए। यूज टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट रिलेशंस आर टेबल्स। तो जो डिफरेंट रिलेशंस और टेबल्स होते हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप के लिए हम कीज को यूज करते हैं। अब हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं कीज की? सबसे पहले हमारे पास है प्राइमरी की, कंपोजिट की, कैंडिडेट की, अल्टरनेटिव की, फॉरेन की एंड सेकेंडरी की। ये सॉर्ट एंड कंट्रोल की आपके हैंडआउट में मौजूद नहीं है, लिहाजा हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एट्रीब्यूट आर प्राइमरी की। तो ये इसमें क्या है? एट्रीब्यूट आर सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई आर टपल इन आर रिलेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि जो रोज हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? टपल कहते हैं। इन्हें हम रोज भी कहते हैं और टपल भी। आपके हैंडआउट में रोज या फिर एट्रीब्यूट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो आपने यही इस कॉन्सेप्ट में समझना है कि एट्रीब्यूट का सेट जिन्हें हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर ले उन्हें हम प्राइमरी की में पढ़ते हैं। तो अ रिलेशन कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। जो भी हमारे पास डेटाबेस का टेबल है या रिलेशन है उसके अंदर सिर्फ एक ही प्राइमरी की होगी। तो स्टूडेंट ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास एक ही प्राइमरी की होती है। ईच वैल्यू इन अ प्राइमरी की एट्रीब्यूट मस्ट आ यूनिक। तो ये जाहिर सी बात है, जब है ही वो एक तो उसे यूनिक भी होना चाहिए। यूनिक भी होगी। प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू। तो स्टूडेंट ये भी मोस्ट फेवरेट एमसीक्यूज है एग्जामिनर का कि प्राइमरी की कभी भी नल वैल्यू नहीं हो सकती। अब एग्जाम्पल्स में हम देख लेते हैं स्टूडेंट। जैसे अब यहाँ पर रोल नंबर, यहाँ पर एक स्टूडेंट की डिटेल्स बताई गई हैं जिसमें रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फ़ोन नंबर। तो स्टूडेंट इसमें हम प्राइमरी की क्या रख सकते हैं? हमारी शर्तें क्या थी? यूनिक होनी चाहिए, नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, और इसके साथ साथ हमारे पास ओनली वन होनी चाहिए। तो स्टूडेंट अगर हम देखें, अगर हम नेम को बना ले प्राइमरी की, तो स्टूडेंट अली रज़ा, तो मैक्सिमम बहुत सारे स्टूडेंट्स का अली रज़ा नेम हो सकता है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ को अगर हम प्राइमरी की बनाएं तो ऐसा भी हो जाता है कि दो भाई जो कि जुड़वा हों,
तो उनकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो जाएगी। एड्रेस तो स्टूडेंट एक ही घर के दो बच्चे हों तो उनकी उनका एड्रेस भी सेम है और फ़ोन नंबर भी वो एक ही दे सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर किसको हम प्राइमरी की बना सकते हैं? रोल नंबर, क्योंकि रोल नंबर हर स्टूडेंट का यूनिक होता है और स्टूडेंट ये यूनिक भी होता है और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी रोल नंबर अलॉट किया ही ना गया हो। इस वजह से ये हमारे पास तमाम जो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं उन पर पूरा उतरता है। तो ये हमारे पास प्राइमरी की है। इसके बाद स्टूडेंट अब प्राइमरी की डेट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एट्रीब्यूट्स, ऐसी प्राइमरी की जिसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कंपोजिट की कहते हैं। यूज इन सिचुएशन वेयर अ सिंगल कॉलन इज अनेबल टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन अ रिलेशन, यानी कि ये हम कब यूज करते हैं? ऐसी सिचुएशन में जब जो एट्रीब्यूट है वो स्पेसिफिक किसी एक सिंगल कॉलन को स्पेसिफिक ना कर रहा हो। स्टूडेंट इसको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे आप देख सकते हैं आपने एक स्टूडेंट का रिजल्ट डिस्प्ले करना है तो स्टूडेंट इसके लिए क्या आप कह सकते हैं कि रोल नंबर 1 के मार्क्स हैं 52, फिर रोल नंबर 1 के ही मार्क्स हैं 77, फिर रोल नंबर 1 के ही मार्क्स हैं 64? बिल्कुल भी नहीं स्टूडेंट। ये एक प्राइमरी की से या फिर एक हमारी जो एट्रीब्यूट है उससे हमारा जो रिपोर्ट है वो जनरेट नहीं हो रही। तो स्टूडेंट इसके लिए हमें 2 एट्रीब्यूट यूज़ करने पड़े। कौन सा? रोल नंबर और सब्जेक्ट। तो हमने कंपोजिट की में पढ़ा था कि ऐसा एट्रीब्यूट जिसके अंदर 1 और मोर देन 1 एट्रीब्यूट्स को हम यूज़ करें अपने रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए, वो हम कंपोजिट की उसे बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर कौन सी 2 एट्रीब्यूट्स को मिला है? रोल नंबर और सब्जेक्ट को। इसे हम कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट कैंडिडेट की। रिलेशनशिप में कंटेन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी की। तो जो भी रिलेशन होता है हमारे पास उसके अंदर ऐसे एट्रीब्यूट्स या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकता है जिन्हें हम प्राइमरी की के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा ही है ना स्टूडेंट, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको पढ़ाया है कि ये भी हमारे पास प्राइमरी की के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। ये भी जैसे स्टूडेंट किसी भी अगर हम देखें रोल नंबर, ये भी हमारे पास स्पेसिफिक होता है। अगर हम स्टूडेंट का आईडी कार्ड देखें वो भी हमारे पास क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। इसके अलावा स्टूडेंट और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि अगर हम देखें रजिस्ट्रेशन नंबर तो वो भी हमारे पास स्पेसिफिक होता है। तो स्टूडेंट ये 3 चीज़ें हैं जो प्राइमरी की के तौर पर इस्तेमाल हो जाती हैं। स्टूडेंट कैंडिडेट की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी की, यानी कि ऐसे एट्रीब्यूट जिन्हें हम प्राइमरी की के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। रिलेशन में कंटेन मैनी कैंडिडेट्स की, तो मैनी कैंडिडेट कीज भी हो सकती हैं। स्टूडेंट यही समझे आप कि एक बॉक्स है जिसके अंदर तमाम जो चीज़ें हैं ना वो प्राइमरी है, यानी कि यूनिक है। जैसे अगर आप समझे यहाँ पर एप्पल है, यहाँ पर आपका ऑरेंज है, यहाँ पर बनाना है, तो जो भी होता है 3 तरह के फ्रूट्स हैं। तो स्टूडेंट ये सब यूनिक है। अगर इनमें से हम कोई एक को प्राइमरी की बना लेते हैं तो जो बाकी हैं स्टूडेंट वो भी तो यूनिक थे, तो वो हमारी कौन सी की बन जाएंगी? हमारे पास कैंडिडेट की बन जाएंगी। अगर हमने एप्पल को सिलेक्ट कर लिया है प्राइमरी की तो ये हमारा प्राइमरी हो गया और जो बनाना और ऑरेंज बचे हैं वो हमारे पास कैंडिडेट की हैं। तो यहाँ पर आप देखें एग्जाम्पल में क्या है, रोल नंबर भी एक हमारे पास प्राइमरी की बन सकती है और जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन है वो भी प्राइमरी की बन सकती है। तो स्टूडेंट अगर हमने रोल नंबर को सिलेक्ट कर लिया है प्राइमरी तो हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर बचा है वो हमारे पास क्या है? कैंडिडेट की। इसके बाद है अल्टरनेटिव की। द कैंडिडेट की डेट आर नॉट सिलेक्टेड एज अ प्राइमरी की। मतलब स्टूडेंट ये वाली तो हमने कर ली प्राइमरी की, तो स्टूडेंट ये जो बच गई इसे हम क्या कहेंगे? जो बची हुई कैंडिडेट की होती है उसे हम अल्टरनेटिव की कहते हैं। मे बी यूज फॉर सर्च यूनिक वैल्यू बट नॉट अ प्राइमरी की। तो इसे हम सर्चिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन प्राइमरी की के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस तरह स्टूडेंट अगर हमने किसी भी स्टूडेंट का रिजल्ट निकालना हो तो हम रोल नंबर टाइप करते हैं, तो अगर हमें किसी का रोल नंबर नहीं आता तो हम उसका रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर लेते हैं। इसी तरह स्टूडेंट इसे हम अल्टरनेटिव की कहते हैं। इसके बाद है फॉरेन की। A foreign key is an attribute or a set of attribute in a relation. Those value match a primary key in another relation. मतलब स्टूडेंट ये एक ऐसे एट्रीब्यूट का सेट होता है जिसके अंदर वैल्यूज मैच करती हैं प्राइमरी की किसी और रिलेशन के अंदर। तो स्टूडेंट मैं आपको एग्जाम्पल के साथ भी समझाऊंगी। इसके बाद स्टूडेंट रिलेशन इन फॉरेन की इज क्रिएटेड एज अ डिपेंडेंट रिलेशन। जो फॉरेन की का रिलेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट रिलेशन, या फिर उसे हम क्या कहते हैं? चाइल्ड रिलेशन, क्योंकि वो प्राइमरी की से बना होता है। और जो रिलेशन होता है जहाँ से हम रेफर करते हैं फॉरेन की को उसे हम कहते हैं पेरेंट रिलेशन, यानी कि जहाँ से फॉरेन की ली गई है वो पेरेंट है और जो जो की लेकर
एक अदर रिलेशन बना दिया गया है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास चाइल्ड है। द की कनेक्ट टू एन अदर रिलेशन व्हेन रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश बिटवीन टू रिलेशन। तो यानी उन्होंने कहा कि ये की कनेक्ट करती है दो रिलेशनशिप को, दो टेबल्स को, उनके दो रिलेशंस के दरमियान। जैसे स्टूडेंट मे बी अ फॉरेन की रिलेशन में कंटेन मैनी फॉरेन की, तो ऐसे रिलेशंस भी होते हैं जिनके अंदर मैनी फॉरेन की हो सकती है। जैसे कि स्टूडेंट आपका जो स्कूल का रजिस्टर है उसके अंदर आपका डेटा लिखा हुआ है, जैसे रोल नंबर है, आपका नाम और आपका एड्रेस। तो स्टूडेंट जब आपकी टीचर ने आपका रिजल्ट कार्ड बनाना है तो स्टूडेंट वो क्या करेगी, वो आपका रोल नंबर ऐड करेगी और सब्जेक्ट और मार्क्स। तो स्टूडेंट क्या हुआ, ये आपके रजिस्टर में था, जो आपका अटेंडेंस रजिस्टर है, ये एक टेबल था। और स्टूडेंट दूसरा टेबल कौन सा बना, आपका रिजल्ट का टेबल। तो स्टूडेंट आपकी टीचर ने क्या किया, आपकी टीचर ने आपका रोल नंबर उठाया और अपने रिजल्ट वाले टेबल के अंदर ऐड कर दिया। तो क्या किया स्टूडेंट, ये हमारे पास पेरेंट था, यहाँ से पेरेंट्स से जब इसे दी गई तो ये चाइल्ड बन गया। और स्टूडेंट इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फॉरेन, क्योंकि उसने उधार लिया है। तो ये की प्राइमरी की थी, दूसरी टेबल में जब गई तो ये कौन सी की बन गई, ये हमारे पास फॉरेन की बन गई। इसके बाद है सेकेंडरी की। सेकेंडरी की कैन बी यूज टू एक्सेस रिट्रीव रिकॉर्ड, वैल्यूज में नॉट बी यूनिक, ओनली सेकेंडरी की में रेफर टू द मैनी रिकॉर्ड्स। जैसे स्टूडेंट अगर इसकी आसान एग्जांपल क्या है, एन एट्रीब्यूट सिटी इन अ स्टूडेंट रिलेशन कैन बी यूज्ड टू डिस्प्ले आ स्टूडेंट हु लिव्स इन अ स्पेसिफिक सिटी। जैसे स्टूडेंट अगर हमने देखना हो कि मुल्तान में वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कितने स्टूडेंट्स हैं, तो हम क्या टाइप करेंगे, हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इन मुल्तान। तो ये हमारे पास क्या है, एक सेकेंडरी की है जो हमने एज अ होल की, और हमारे पास यहाँ पर लिखा भी है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो यूनिक नहीं होंगी, हमारे पास तमाम मुल्तान के स्टूडेंट्स की रिकॉर्ड आ जाएंगे। वैसे स्टूडेंट ऐसा होता नहीं है क्योंकि वो प्राइवेसी होती है, ये जस्ट एग्जांपल थी। इसके बाद ये कंट्रोल और सॉर्ट आउट की आपकी बुक में इस्तेमाल नहीं की गई। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बहुत इंटरेक्टिव वे में बहुत अच्छी तरीके से ये तमाम चीज़ें कवर करवा दी हैं। इसके बाद स्टूडेंट सुपर की। तो सुपर की क्या होता है, सुपर की इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट विच टेकन कलेक्टिवली। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को अगर हम कलेक्टिवली ले लेते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, सुपर की बन जाती है। और अलाउ अस टू आइडेंटिफाई यूनिकली एंड एंटिटी इंस्टेंस इन अ इंस्टेंस सेट। वो हमें अलाउ करती है एंटिटीज़ के सेट में से किसी खास इंस्टेंस को क्या करने में, पहचानने में। जैसे स्टूडेंट सेट ऑफ स्टूडेंट में से किसी एक स्टूडेंट को पहचानने में। जैसे अब कैसे पहचान सकते हैं हम सेट ऑफ स्टूडेंट में से, एक स्टूडेंट के स्पेसिफिक रोल नंबर से। और यहाँ पर क्या है, सुपर की इज मोस्ट जनरल टाइप ऑफ द की। तो सुपर की बहुत जनरल है क्योंकि हर जगह इस्तेमाल हो रही होती है। जैसे अब नादरा में हम देखें तो किसी के आईडी कार्ड से उसकी शिनाख्त की जाती है, अगर हम स्कूल कॉलेजेस में देखें तो उसके रोल नंबर से की जाती है। इसके बाद स्टूडेंट कैंडिडेट की, ये तमाम कीज़ मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करवा दी हैं। तो स्टूडेंट आपका लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। इसकी समरी में यही बयान किया गया है जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है कि ईआर मॉडल हमें इनेबल करता है तमाम एंटिटी के इंस्टेंस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। अब देखिए हम लेक्चर नंबर 9 में क्या बयान किया गया है। स्टूडेंट लेक्चर नंबर 9 में हमें ईआर डेटा मॉडल को अगेन थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है, इसके रिलेशनशिप को, और उसके बाद है टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। तो स्टूडेंट यही ये जो टाइप्स हैं इन्हें समझाने के लिए मैं आपको फिर से स्लाइड्स पर लेकर चलती हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट आपको याद होगा स्टूडेंट, मैंने आपको लेक्चर नंबर 8 में बहुत अच्छे तरीके से रिलेशनशिप का पढ़ा दिया था कि रिलेशनशिप जो होता है वो रिलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है कि हमारी डिफरेंट एंटिटीज़ को एक दूसरे के साथ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके लिए हम सैम्पल डायमंड का सैम्पल यूज़ करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हमने ये भी देखा था कि ये हमारे रिलेशन के लिए इस्तेमाल होता है दो एंटिटीज़ के दरमियान। जैसे बुक इज़ सेल्ड बाय बुक स्टोर एंड बुक स्टोर ऑर्डर्स बुक्स। तो इस तरह से स्टूडेंट इन दोनों के दरमियान रिलेशन को शो करेगा। अब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप की टाइप्स कितनी हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास 3 तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं। नंबर 1 पर है 1 to 1 रिलेशनशिप, नंबर 2 पर है मैनी टू 1 to मैनी, और नंबर 3 पर है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप में 1 to 1 रिलेशनशिप क्या होता है, दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज यूज्ड फॉर ईच इंस्टेंट इन फर्स्ट एंटिटी क्लास, देयर इज ओनली वन इंस्टेंट इन द सेकेंड entity class, and for each instant in a second entity class there is only one instant in a first entity class। तो स्टूडेंट ये आपने याद ज़रूर करना है क्योंकि आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको उर्दू में बताती हूँ इसका मतलब क्या है। स्टूडेंट 1 to 1 रिलेशनशिप में ये होता है कि हमारा जो पहला फर्स्ट एंटिटी की क्लास है वो
उसके अंदर सिर्फ एक इंस्टेंट क्या होता है, रिलेट करता है। इसी तरह स्टूडेंट अगर हम इसको रिवर्स करें तो इसका भी सिनेरियो सेम रहता है। जैसे स्टूडेंट चेयरमैन रन्स डिपार्टमेंट, तो इसका उलट हमारे पास क्या हो सकता है, डिपार्टमेंट रन बाय चेयरमैन। इस तरह मैनेजर मैनेज ब्रांच, ब्रांच इज मैनेज्ड बाय मैनेजर। तो स्टूडेंट यानी कि दोनों साइड्स पर हमारी एंटिटी सिंगल होंगी और ये एक ही इंस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। जो हमारी सेकंड है उसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे फिर भी हमारे पास लॉजिक वो है, और अगर हम फर्स्ट को सेकंड की तरफ करेंगे फिर भी लॉजिक सेम रहेगा। इसके बाद है वन टू मैनी। वन टू मैनी में क्या होता है स्टूडेंट, इसमें ये होता है कि फॉर ईच इंस्टेंट इन अ फर्स्ट क्लास देयर मे बी मैनी इंस्टेंट, यानी कि फर्स्ट क्लास के एक इंस्टेंट के लिए दूसरी क्लास में मैनी इंस्टेंट्स हो सकते हैं। तो स्टूडेंट किस तरह, यहाँ पर है कॉलेज, कॉलेज हैज डिपार्टमेंट, ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर है एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय। क्या मतलब है स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये देखते हैं कॉलेज हैज डिपार्टमेंट। तो कॉलेज का अगर हम देखें डिपार्टमेंट के साथ, कॉलेज तो हमारे पास सिंगल इंस्टेंस है लेकिन डिपार्टमेंट मैनी है। कैसे स्टूडेंट, एक कॉलेज के अंदर मैनी डिपार्टमेंट हो सकते हैं, और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर तो मल्टीपल हो गया, तो क्या होगा, डिपार्टमेंट्स, मैनी डिपार्टमेंट्स आर इन कॉलेज, यानी कि इसका जो ऑपोजिट नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर वन है और यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास मैनी है। और इस तरह स्टूडेंट जो एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय, तो स्टूडेंट जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को क्या करता है, एम्प्लॉय करता है। और इसके बाद जो एम्प्लॉय जो होता है, तो स्टूडेंट क्या हमारा जो एम्प्लॉय होता है वो एक ही होता है, नहीं, एम्प्लॉयज़ तो बहुत सारे हो सकते हैं, और जो एम्प्लॉयर है बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय कर सकता है। इसके बाद स्टूडेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप में जो हमारा थर्ड पर आता है वो है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज यूज्ड व्हेन ईच इंस्टेंट इन अ फर्स्ट क्लास, यानी कि ईच इंस्टेंट इन अ फर्स्ट क्लास मतलब स्टूडेंट देयर मे बी मैनी इंस्टेंट इन अ सेकंड एंटिटी क्लास। तो सेकंड एंटिटी क्लास यानी कि कोर्स, उसके अंदर मैनी इंस्टेंस हो सकते हैं। कैसे स्टूडेंट, अगर हम देखें किसी भी यूनिवर्सिटी में डिफरेंट स्टूडेंट स्टडीज डिफरेंट कोर्सेज, या मैनी स्टूडेंट स्टडी मैनी कोर्सेज, तो स्टूडेंट क्या यहाँ पर भी मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं और यहाँ पर भी हमारे पास मल्टीपल कोर्सेज हो सकते हैं, यानी टू मैनी रिलेशन हो गया। इसके बाद स्टूडेंट रीडर रीड्स बुक्स, तो ये भी हम कह सकते हैं कि बुक्स रीड्स बाय रीडर्स, कोर्सेज स्टडीड बाय स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट ये मैनी टू मैनी रिलेशन है। यहाँ पर स्टूडेंट हमें फिर से इसकी टाइप्स का ही डिस्कस किया गया है। सबसे पहले यूनरी रिलेशनशिप। तो यूनरी रिलेशनशिप क्या होते हैं, जैसे यूनरी का मतलब भी वन है, तो इसके अंदर एक स्टूडेंट का सिर्फ दूसरे स्टूडेंट के साथ यूनरी रिलेशनशिप होगा। जैसे स्टूडेंट मैंने वहाँ पर भी आपको पढ़ाया था, अगर आप को याद हो, जो मैंने 1 to 1 रिलेशनशिप में पढ़ाया था कि हमारे पास क्या होता है, चेयरमैन रन्स डिपार्टमेंट, तो चेयरमैन डिपार्टमेंट को रन करता है और डिपार्टमेंट सिर्फ चेयरमैन ही रन कर सकता है। तो ये 1 to 1 रिलेशन था, यही हमारे पास क्या होता है, यूनरी रिलेशन होता है। इसके बाद स्टूडेंट बाइनरी रिलेशन। तो बाइनरी रिलेशन में क्या होता है, हमारे पास दो तरह का रिलेशन हो सकता है। जैसे स्टूडेंट एक स्टूडेंट है और वो हिस्सा है एक क्लास का, तो स्टूडेंट ये ज़रूरी तो नहीं है कि एक क्लास के अंदर सिर्फ एक स्टूडेंट हो, क्लास के अंदर मैनी स्टूडेंट भी हो सकते हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट ट्रिनरी रिलेशन। तो ट्रिनरी रिलेशन में क्या होता है, हमारे पास तीन एंटिटीज हमारे पास इन्वॉल्व हो जाती हैं। जैसे स्टूडेंट हमारे पास शिप है, तो शिप का एक पार्ट हो सकता है, इसका वेयर हाउस हो सकता है, इसकी क्वांटिटी हो सकती है, इसकी वेंडर्स हो सकते हैं। तो ये हम ट्रिनरी में पढ़ते हैं, जिसके अंदर तीन तरह की एंटिटीज इन्वॉल्व हो सकती है। और एनरी में क्या होता है, एनरी में बहुत ज़्यादा एंटिटीज इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा कि यूनरी में सिर्फ एक एंटिटी को हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल रूममेट वेयर स्टूडेंट इज लिंक्ड विद द स्टूडेंट, यानी कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के साथ लिंक है। ये नहीं हम कह सकते स्टूडेंट टीचर के साथ लिंक है, बिल्कुल भी नहीं, एक स्टूडेंट स्टूडेंट के साथ ही लिंक है, यानी कि अपने आप के साथ रिलेशनशिप वो यूनरी है, और एक का दूसरे के साथ रिलेशनशिप बाइनरी है। तीन लोगों का आपस में जो रिलेशनशिप है वो हमारे पास ट्रिनरी है, और मल्टीपल लोगों का या मल्टीपल एट्रीब्यूट्स का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप वो क्या है, हमारे पास इनरी है। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप कार्डिनैलिटी। तो सबसे पहले देखते हैं कार्डिनैलिटी होती क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको डिस्क्राइब किया गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस ऑफ वन एंटिटी दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द इंस्टेंस ऑफ अनदर
रिलेटेड एंटिटी, द कार्डिनैलिटी कैन बी वन आर मैनी। तो उन्होंने कहा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस जो एक एंटिटी दूसरे इंस्टेंस या किसी दूसरी एंटिटी के साथ रिलेट कर सकती है उसे हम कार्डिनैलिटी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं, जो कार्डिनैलिटी है वो इंडिकेट सिंगल इंस्टेंट, अगर हमारे पास सिंगल इंस्टेंट हो तो उसे हम स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं, और अगर हमारे पास वर्टिकल लाइन है यानी कि इस वर्टिकल लाइन से या स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं, और अगर कार्डिनैलिटी ज़्यादा हो तो उसे हम किससे इंडिकेट करते हैं, उसे हम मल्टीपल इंस्टेंस कहते हैं, और इसे डिनोट किससे करते हैं, क्रॉ फुट के साथ। स्टूडेंट इस तरह से आपको इस तरह ब्रेसेस बना दी जाती हैं ग्रेटर देन की, और इसके अंदर क्या करते हैं एक और लाइन लगा दी जाती है और इसे हम क्या कहते हैं, क्रॉ फुट। और ये आपका एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको इस हैंडआउट से पढ़ा रही हूँ तो कोई आपके पॉइंट्स मिस हो जाएंगे, तमाम पॉइंट्स मैं कवर कर रही हूँ आपके एमसीक्यूज के लिहाज वाले। स्टूडेंट अब ये मैपिंग क्या होती है, मैपिंग में क्या कि उसके साथ वो कितने रिलेशन बना रहा है। वन टू वन में क्या होता है, एक के साथ दूसरे रिलेशन बन रहा होता है, जैसे एक्स के साथ वाई का बन रहा है, जैसे मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है कि स्टूडेंट के साथ स्टूडेंट का ही बन रहा है, तो एक्स के साथ एक्स का ही रिलेशन बन रहा है, वो हमारे पास क्या है, वन 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 मैपिंग। और मैनी टू वन में क्या हो सकता है, मैनी स्टूडेंट्स का किसी एक टीचर के साथ, जैसे कि मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं वो मैनी हो गए और उसकी मैपिंग किसी एक टीचर के साथ हो रही हो, क्योंकि आपका जो क्लास इंचार्ज होता है या फिर प्रिंसिपल वो एक ही होता है, इसके बाद वन टू मैनी। तो एक वन हो और उनका जो रिलेशनशिप है वो मैनी के साथ हो रहा है, जैसे स्टूडेंट टीचर एक होता है और उनका जो रिलेशनशिप होता है वो मैनी के साथ होता है। इसके बाद स्टूडेंट मैनी टू मैनी, यानी कि अब आपके कॉलेज में डिफरेंट आपकी जो क्लास है उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे, इस तरह आपके डिफरेंट टीचर्स होंगे और डिफरेंट आप स्टूडेंट्स होंगे, यानी कि मैनी स्टूडेंट हैव मैनी कोर्सेज। तो ये हमारा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो गया। अब लेक्चर नंबर 10